मेरा एक काफ़ी पुराना दोस्त है, हम लोग ऑलमोस्ट स्कूल टाइम से दोस्त हैं। तो वो पिछले 5-6 साल से आईटी में जॉब कर रहा है और वो रेंट पे रह के बिल्कुल ही थक गया है। बार बार घर चेंज करना और फिर जो ओनर है वो भी रेंट काफ़ी बढ़ा रहा है। तो उसने क्या डिसाइड किया है कुछ ही दिनों पहले कि वो खुद का फ्लैट खरीदेगा। फ्लैट की वैल्यू थी अराउंड 1 करोड़ रुपीस, जिसको खरीदने के लिए उसने अपनी जेब से जो भी उसकी सेविंग्स थी, जो कि अराउंड 20 लाख रुपए थी, वो उसने डाउन पेमेंट करने के लिए यूज़ करी और जो बाकी 80 लाख रुपए है वो उसने एक बैंक से लोन लिया। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है बैलेंस शीट मेरे दोस्त की, जहाँ पे आप लोग एक साइड पर देखेंगे सोर्स ऑफ फंड्स, यानी जो 20 लाख रुपए उसने अपनी जेब से खर्च किए हैं, इसे बोलेंगे हम लोग इक्विटी। और जो 80 लाख रुपए का उसने लोन लिया है जो कि है एक लाइबिलिटी। और दूसरे साइड पर उन फंड्स को कहाँ पे अप्लाई किया है वो देख सकते हैं हम लोग, जो कि है वो फ्लैट, जिसे बोलेंगे हम लोग एक एसेट। ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल यानी बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एक बैलेंस शीट। ये हमने देखी बैलेंस शीट मेरे दोस्त की। अब हम इतनी ही आसानी से एक कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। तो इस वीडियो के लिए हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर इस कंपनी की 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट देखेंगे। इसका मतलब इस कंपनी के पास कितने एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह थे 31 मार्च 2024 को, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं एसेट्स पे। तो एसेट्स में पहली हेडिंग है नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसमें कंपनी 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल, मेरे दोस्त ने जो फ्लैट खरीदा है वो उसने 1 साल के अंदर बेचने के लिए नहीं खरीदा है, वो उसने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। तो उसको बोलेंगे हम एक नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में जो सबसे पहली हेडिंग है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब कंपनी ने कोई प्लांट खड़ा करा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई मशीनरी सेटअप करी है, तो उसको बोला जाता है प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। ठीक है। दूसरी जो हेडिंग है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्डिंग सिर्फ आधी बनी हुई है तो क्योंकि वो वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसमें नेक्स्ट आइटम जो आता है वो है गुडविल। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसने कुछ सालों पहले बूस्ट और हॉर्लिक्स जो कंपनी बनाती है, जीएसके कंज्यूमर, उसको खरीदा था। तो फॉर एग्जांपल उस कंपनी की एसेट्स की वैल्यू थी अराउंड 100 करोड़ रुपए, यानी जीएसके कंज्यूमर जो है उस कंपनी के एसेट्स की वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस कंपनी को जो है वो अराउंड 150 करोड़ रुपए में खरीदा होगा। इसका रीज़न, क्योंकि कंपनी के जो ब्रांड्स है उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है जो कि एसेट्स में नहीं दिखती है। तो फॉर एग्जांपल बूस्ट और हॉर्लिक्स जो है वो आपको पता होगा कि काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं। तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो ऐड होती है और इसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो है वो कंपनी के एसेट से 50 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ रुपए है उसको बोला जाता है गुडविल। जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ रुपए है उसे बोला जाता है गुडविल। ठीक है। आई होप गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको समझाओ। गुडविल जो है वो तब आती है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है या फिर दोनों के बीच में एक मर्जर होता है। इसके बाद जो है वो है अदर इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते। तो हमने जैसे गुडविल के एग्जांपल में देखा, जो ब्रांड वैल्यू है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में हो गया ब्रांड वैल्यू, उनके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो हो गया, फिर जो ट्रेडमार्क्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अदर इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। इसके बाद जो आइटम है वो है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड। तो फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में हिंदुस्तान यूनिलीवर का 50-50 जॉइंट वेंचर है और उस कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। तो जो 50 करोड़ रुपए है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बैलेंस शीट में एज एसेट दिखेगा। तो ये जो है वो बेसिकली होता है जॉइंट वेंचर में अगर किसी कंपनी का वो है, स्टेक है, तो उसे हम लोग इसमें लिखते हैं। इसके बाद आता है हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स में। तो फाइनेंशियल एसेट्स में सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट्स। तो कंपनी ने किसी और कंपनी के स्टॉक खरीदे, इक्विटी खरीदी है, तो वो इसमें आएगा। दूसरा जो है कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट करा है, तो वो ये सारा इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। इसके बाद जो है वो है लोन्स। तो अगर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसी और को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो ये जो लोन है वो कंपनी का एसेट है क्योंकि उसको वापस ये मिलने वाला है। तो ये जो 100 करोड़ का लोन है वो आएगा एक एसेट में। तो दोस्तों, इसके बाद आता है अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो मतलब कोई और एसेट्स हो गए कंपनी के पास, तो वो इसमें लिखेंगे।
तो इसकी जो डिटेल्स है वो लिखी है इस नोट नंबर 8 में। तो आप जब भी बैलेंस शीट पढ़े आपको नोट्स भी पढ़ना आना ज़रूरी है। तो नोट्स क्या होता है बेसिकली कि वो जो भी एसेट लिखा है उसकी जो डिटेल्स है वो हमें नोट्स में लिखी हुई मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ 8th नंबर नोट पे, ये मैं आ गया नोट नंबर 8 पे अदर फाइनेंशियल एसेट्स में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म डिपॉजिट्स वगैरह जो है ये कंपनी ने अदर एसेट्स में लिखा है। इसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। तो किसी कंपनी ने अगर किसी साल ज़्यादा टैक्स भरा है तो वो फ्यूचर में जो उसका रिफंड लेने वाली है उसको बोला जाता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स बेसिकली। तो अगर किसी कंपनी ने किसी साल 100 करोड़, अगर उसकी रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़ की और उसने 120 करोड़ रुपए टैक्स भरा है, तो जो 20 करोड़ है वो जो है डिफर्ड टैक्स एसेट में आ जाता है, जो कि कंपनी फ्यूचर में क्लेम कर सकती है। ठीक है। इसके बाद जो है वो है नॉन करेंट एसेट्स और टैक्स एसेट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा जीएसटी वगैरह दे दिया तो वो सब इसमें आएगा। फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स जिसकी डिटेल आप, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो नोट चेकआउट कर सकते हैं। इसमें इस केस में है नोट नंबर 10। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कंपनी 1 साल के अंदर यूज़ करने वाली है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आता है इन्वेंट्री, जो कि HUL के केस में है 4022 करोड़। तो इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब होता है कि कंपनी के पास माल बना पड़ा हुआ है लेकिन वो बिका नहीं है, क्योंकि वो बाद में बेच के कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली है, तो वो आता है करंट एसेट में। फिर दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल एसेट्स। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने शॉर्ट टर्म FD में इन्वेस्ट किया है जो कि 1 साल से पहले मैच्योर होने वाली है, तो वो आएगी करंट एसेट्स में। ठीक है। इसके बाद जो है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कंपनी क्या करती है, अपना माल जो है वो बहुत बार उधार पे बेचती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 100 रुपये का माल उधार पे बेचा है तो क्योंकि वो पैसा बाद में कंपनी को मिलने वाला है तो इसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बेसिकली कंपनी के पास जो भी कैश पड़ा हुआ है वो आएगा करंट एसेट्स में। फिर बैंक बैलेंसेस एंड अदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कंपनी के पास अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको बोला जाता है बैंक बैलेंस। इसके बाद जो है वो है लोन्स। तो अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए लोन दिया है तो वो आएगा करंट एसेट में। फिर अदर फाइनेंशियल एसेट्स जो कि 1 साल से पहले मैच्योर होने वाले हैं वो आएंगे। तो ये होता है एसेट साइड। अब हम लोग जानते हैं दूसरा साइड, यानी इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ वाला साइड। इक्विटी में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसके लिए आपको फेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको फेस वैल्यू क्या होती है वो नहीं पता तो आप हमारा डिविडेंड वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसका कैलकुलेशन बेसिकली ये होता है कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये है, फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का फेस वैल्यू 1 रुपये है और उसने 235 करोड़ शेयर्स इशू करे हैं, 235 करोड़ शेयर्स इशू करे हैं, तो उसका जो फेस इक्विटी शेयर कैपिटल है वो होगा 235 करोड़। ठीक है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये है और उस कंपनी ने 235 करोड़ शेयर्स इशू किए तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 235 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी का बेसिकली मतलब कंपनी ने इतने सालों में प्रॉफिट करके जो भी पैसा इकट्ठा करा है वो आता है अदर इक्विटी में। इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोला जाता है। तो कंपनी जो भी डिविडेंड देती है ना वो इसी अदर इक्विटी में से देती है। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास जो है वो अराउंड 51,000 करोड़ के पास अदर इक्विटी पड़ी हुई है, तो वो इसमें से डिसाइड करते कि वो 1,000 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, तो वो अमाउंट जो है वो इस अदर इक्विटी में से कम हो जाएगा। इसके बाद जो है वो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसकी जो कंपनी है यूनिलीवर नेपाल, उसमें जो है वो 20% स्टेक है। तो ये जो 20% स्टेक है इसको बोला जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब कंपनी में मेरा जो है वो कंट्रोल तभी होता है जब उसमें मेरा 50% या उससे ज़्यादा स्टेक होता है। तो क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है वो यूनिलीवर नेपाल में सिर्फ 20% स्टेक है तो उसको बोला जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। आई होप आपको जो इक्विटी है वाला साइड वो समझ में आया हो। अब हम लोग जानते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले आइटम जो है इसमें है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़।
जैसे नॉन करेंट एसेट्स के केस में हमने देखा कि वो एसेट्स है जो कंपनी 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करती है। तो वैसे ही नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 20 साल का लोन लिया है तो उसको बोला जाएगा एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला जो आइटम आता है वो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने लीज़ ली है, रेंट पे कोई जगह या मशीनरी ली है, तो उस पर जो उसको अमाउंट देना पड़ता है यानी लीज़ देनी पड़ती है, उसको एक लाइबिलिटी की तरह देखा जाता है क्योंकि वो कंपनी को पैसा देना है, तो इसलिए वो होता है लीज़ लाइबिलिटी। इसके बाद जो है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, जो भी बाकी के लोन्स वगैरह है कंपनी पे, उसको बोला जाता है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट लाइन आइटम है वो है प्रोविजंस। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है कंपनी के केस में कि अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने जो है हर एक एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए का मेडिकल बेनिफिट प्लान प्रोवाइड किया है, तो जिसका मतलब अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एम्प्लॉय को जो है वो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये एक अनप्लैन्ड एक्सपेंस है, तो कंपनी को क्या होता है इसके लिए प्रोवाइड करना पड़ता है और वो यूजुअली ये प्रोविजंस में प्रोवाइड करती है। दूसरा एग्जांपल हो गया, अगर किसी कंज्यूमर ने हॉर्लिक्स पे केस कर दिया 100 करोड़ रुपए का कि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है और हॉर्लिक्स जो है वो फेक मार्केटिंग कर रहा है, तो ये जो लीगल एक्सपेंसेस के लिए जो भी खर्चा आता है वो कंपनी जो है वो प्रोविजंस में प्रोवाइड करती है। फिर प्रोविजंस में अगर कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, तो ये सारे जो है वो प्रोविजंस में आते हैं। इसके बाद जो है वो है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने जो है वो कुछ चीज़ों में कम टैक्स भरा है पिछले कुछ सालों में, तो वो सारा जो है वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ में आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ। तो करंट एसेट्स का जैसे हमने देखा, तो वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जो कंपनी को 1 साल के अंदर पे करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसी बैंक से 8 महीने का लोन लिया है, तो क्योंकि वो 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। तो इसमें आता है बोरोइंग्स का मतलब जो लोन लिया है वो। फिर लीज लाइबिलिटीज़, तो अगर किसी कंपनी ने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है और उसको 1 साल के अंदर उसका रेंट चुकाना है, तो वो जो भी रेंट है वो आता है लीज लाइबिलिटीज़ में। फिर इसके बाद जो है वो है ट्रेड पेएबल्स। तो अगर फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसी दूसरी कंपनी से उधार में माल लिया है, तो क्योंकि वो एट सम पॉइंट उसको तो देना ही पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स के लिए हो सकता है या किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, तो वो जो चीज़ें आती है वो है ट्रेड पेएबल्स में आती है। तो इसमें जैसे लिखा है कि जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, मतलब जो छोटी कंपनीज होती है, उनको HUL को जो है वो 250 करोड़ रुपए देने हैं, और जो अमाउंट उनको दूसरे एंटरप्राइजेज जो कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज में नहीं आते यानी मीडियम स्केल वगैरह हो गया, उसको उनको देना है 10,236 करोड़। ठीक है। फिर इसके बाद है अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। तो दूसरी जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, अगर आपको डिटेल में समझना है इसको, तो आपको नोट नंबर 21 को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो है अदर करंट लाइबिलिटीज़। फिर जो है प्रोविजंस मतलब जैसे ही हमने देखा, तो ये जो करंट लाइबिलिटीज़ में प्रोविजंस होते हैं वो ऐसे प्रोविजंस है जो कंपनी ने 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए करे हैं। तो दोस्तों ये हमने बैलेंस शीट देखी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, हर एक आइटम को डिटेल में पढ़ना सीखा। तो ये हमारे सामने एक इक्वेशन है जो कि बैलेंस शीट की इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो एसेट्स का समझ में आता है, लाइबिलिटीज़ का समझ में आता है। लोगों के मन में ये डाउट बहुत रहता है कि इक्विटी को जो है वो लाइबिलिटीज़ वाले साइड में क्यों लिखा है। तो क्योंकि इक्विटी जो है वो आप और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कंपनी जो है वो अमाउंट हमें ओ करती है, तो इसलिए उसको लाइबिलिटीज़ वाले साइड में लिखा जाता है। क्योंकि वो जो भी अमाउंट होता है इक्विटी कैपिटल यानी, और जो कंपनी के पास रिजर्व्स वगैरह पड़ा हुआ है, सरप्लस पैसा, तो क्योंकि वो शेयर होल्डर्स को ओ करती है वो, यानी शेयर होल्डर्स उसके मालिक हैं, तो उसको जो है वो लाइबिलिटीज़ के साइड में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना, इस वीडियो में हमने देखा बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टोइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये हमारी काफ़ी मदद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।